के दरमियान फ्यूचर में होने वाली पोटेंशियल मिलिट्री एक्सरसाइज के हवाले से और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ख़ास तौर पर बे ऑफ बंगाल में, और जो इंडिया की पोर्ट्स लगती हैं बे ऑफ बंगाल के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, और ये चूँकि पूरे का पूरा एरिया सराउंडेड है इंडिया की नेवल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो इंडिया यहाँ किस तरह रिएक्ट कर सकता है और इंडिया किस तरह इस चीज़ को परसीव करेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक पोटेंशियल लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज की बात चल रही है, और अभी तक ये भी फाइनल नहीं है कि आइदर ये एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज होंगी, स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइजेज होंगी, या ये नेवल एक्सरसाइजेज होंगी। लेकिन अगर यहाँ की जियोग्राफी को देखा जाए, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज बे ऑफ बंगाल में होनी है, तो ये अज्यूम किया जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी नेवल वॉरशिप्स को भेजेगा बे ऑफ बंगाल में, जहाँ बांग्लादेशी जो फ्रिगेट्स हैं जैसा कि BNS अबू उबैदा, BNS उमर फारूक, ऐसी जो फ्रिगेट्स हैं ये चाइनीज़ टाइप 53 पर बेस्ड हैं, तो ये पाकिस्तानी वॉरशिप्स के साथ एक्सरसाइजेज करेंगी, अपना पावर शो का इजहार करेंगी, और उसके साथ साथ बांग्लादेशी नेवी की स्पेशल फोर्सेस और पाकिस्तान की SSG नेवी जो ग्रुप है वो इसमें शरीक हो सकता है। बट यहाँ अनकन्फर्म सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि हो सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स की बेसिकली एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज हों बांग्लादेशी एयरफोर्स के साथ। और 1971 में जब बांग्लादेश बना, पाकिस्तान से अलहदा हुआ, तो उसके बाद से लेकर आज तक अगर ये एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज या ओवरऑल हम कहें तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, तो ये तारीख में पहली एक्सरसाइज होगी जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली है। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चले जाएं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कभी भी बेहतर डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह इंडियन इन्फ्लुएंस है। इससे पहले 2016 के अराउंड 2015 में पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि बांग्लादेश के साथ बेहतर रिलेशंस रखे जाएं। पाकिस्तान ने तब चाइना की मदद से JF-17 थंडर ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट जो थे वो पिच किए थे बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश ने तब इंडियन इन्फ्लुएंस में आके वो रिजेक्ट कर दिए थे। लेटर ऑन बांग्लादेश चूंकि MB-2000 टैंक्स को यूज़ करता था, तो पाकिस्तान ने अल खालिद टैंक के नाम पर एक अपग्रेड उनको प्रोवाइड की कि जैसे पाकिस्तानी अल खालिद टैंक हैं ऐसे ही उनके MBD-2000 टैंक्स को अपग्रेड किया जा सकता होगा। बट बांग्लादेश ने वो भी रिजेक्ट कर दी थी ऑफर। तो इन तमाम चीज़ों के चलते बांग्लादेश में एक वाज़े प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स पाए जाते थे, खास तौर पर बांग्लादेशी गवर्नमेंट में। लेकिन बांग्लादेश की जो सिविल और मिलिट्री डोमेन है वहाँ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट भी पाया जाता है, जो ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पर जो भी कवानीन बनाए गए हैं जैसा कि कोटा लॉ था और इस तरह के दूसरे कवानीन, उनको ख़त्म किया जाए और उनकी जगह पर एक ट्रांसपेरेंसी कायम की जाए कि बेशक चले इंडिया से भी अगर अच्छे ताल्लुकात रखने हैं तो पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं। अब इन्हीं तमाम चीज़ों के चलते जो म्यांमार है जिसका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, उसके अलावा बहुत सी प्रॉक्सीज हैं जिसको लेकर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। कुछ बॉर्डर स्कर्मिशेस भी नोट की गई जहां म्यांमार के अटैक हेलीकॉप्टर्स ने रॉकेट्स तक फायर कर दिए बांग्लादेशी टेरिटरी में। इन तमाम चीज़ों के चलते म्यांमार ने अपनी एयरफोर्स को वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्ग किया। उन्होंने JF-17 थंडर्स खरीदे, उसके बाद उन्होंने रशियन SU-30 हैवी वेट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट खरीदे, चाइनीज FD-2000 एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे। अब इन तमाम चीज़ों के चलते म्यांमार एयरफोर्स इंतहा दर्जे की ताकतवर हुई। उसके साथ साथ म्यांमार ने एंटीशिप मिसाइल्स पर काम किया। एंटीशिप मिसाइल्स को वो अपनी इन्वेंट्री में लेकर आए नेवल डोमेन के लिए, तो वहाँ से भी बांग्लादेशी नेवी को एक थ्रेट महसूस होना शुरू हो गया। तो माजी में बांग्लादेश ने जिन चीज़ों को रिजेक्ट किया था वही चीज़ें बांग्लादेश के दुश्मन मुल्क के पास जब गई तो बांग्लादेश एक इम्प्लिसिट थ्रेट में आ गया। अब इन तमाम चीज़ों के चलते कभी भी इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा कभी मदद करने की कोशिश नहीं की ताकि बांग्लादेश मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग ना बने। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइजेस करेगा, जियोपॉलिटिकली इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत होगी और आने वाले वक्त में इसकी अहमियत को मज़ीद बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है। खास तौर पर बांग्लादेश के साउथ ईस्टर्न साइड पर जो सेंट मार्टिन आइलैंड है जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं जैसा कि चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस कायम करना चाहती हैं ताकि इस खित्ते पर भी नज़र रखी जा सके। हम रिसेंटली ये भी देख चुके हैं कि चाइना ने अपनी जो मिसाइल ट्रैकिंग शिप्स हैं जिसे हम स्पाई शिप्स कहते हैं, वैन हंग 3 इस तरह की, वो इंडियन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भेजी और इन्हीं शिप्स में से कुछ डॉक हुई मालदीव्स में और कुछ डॉक हुई श्रीलंका में। अब दोस्तों ये वो तमाम सिचुएशन है जहां हम देखते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान और चाइना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस गेन करना चाह रहे हैं बांग्लादेश में। म्यांमार में पहले ही काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना सेंटिमेंट्स पाए जा रहे हैं खासतौर पर पोलिटिकली, और वो अपने आप को अलाइन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो इंडिया से भी कोई ताल्लुकात बिगाड़ नहीं रहे। लेकिन बांग्लादेश में क्या था कि एक प्रो इंडिया हसीना वाजिद थी जो कि अपने आप को एज ए डिक्टेटर रूल करती थी। अब उनके जाने के बाद जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आई है उनके साथ पाकिस्तानी हाई कमीशन की मुलाकात भी हुई है। मोहम्मद यूनुस जो उनके नए प्राइम मिनिस्टर हैं
इसके साथ साथ यहाँ रिसेंटली ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेशी नेशनल डिफेंस कॉलेज के हाई रैंक ऑफिशियल्स ने नेस्टेप का दौरा किया, जहाँ उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने रिसीव किया। तो इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में दोबारा से वो बातें चलना शुरू हो गई हैं कि जो ऑफर्स इससे पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश को प्रोवाइड की थी 2016-2015 में, क्या वो ऑफर्स दोबारा से रिवाइव हो सकती हैं, जैसा कि F-17 थंडर को पिच किया जा सकता है। उसके अलावा गिट्स जो बहुत से दूसरे इक्विपमेंट बनाती है उसे पिच किया जा सकता है। इससे पहले ये चीज़ एविडेंट है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो टैंक म्यूनिशन है वो बांग्लादेश पहले ही यूज़ करता था, इवन दो जब हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी तब भी। तो अब जब इतना बेहतर मौका है पाकिस्तान के पास या इवन चाइना के पास, तो इससे फ़ायदा उठाना अब ज़ाहिर बात है ये चाइना